आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है, कौन इसकी नींव रखता है और इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत कितने वंशज रहते हैं, कितने डायनेस्टीज होते हैं, इन सभी की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी फैक्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य का प्राचीन इतिहास क्या रहा है, मगध का जो नींव रखा गया है वो किनके द्वारा। तो कहा जाता है कि बृहद्रथ के द्वारा मगध साम्राज्य की नींव रखी गई थी। बृहद्रथ के द्वारा मगध साम्राज्य की नींव रखी गई थी और इसकी राजधानी जो थी उस समय राजगृह थी। कौन थी? राजगृह। और मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे पहला वंश आता है वो कौन है? हर्यक वंश। हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश और शिशुनाग के बाद नंद वंश और नंद के बाद मौर्य वंश आता है। ठीक है, हर्यक वंश में जो सबसे पहले शासक आते हैं जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना करते हैं वो होते हैं बिंबिसार। बिंबिसार उस समय हर्यक मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो राजगृह को रखते हैं। शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की है और इसकी राजधानी है वैशाली। नंद वंश के अंतर्गत महापद्मनंद हैं जिन्होंने नंद वंश की स्थापना करी और राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी है और राजधानी होती है यहाँ भी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला जो वंश है, सबसे पहला डायनेस्टी हर्यक डायनेस्टी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी के अंतर्गत इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको हम आगे देखेंगे। तो बिंबिसार इसके संस्थापक होते हैं। बिंबिसार के पश्चात ये अजातशत्रु इनका पुत्र होता है जो बिंबिसार की हत्या करता है और गद्दी पे बैठता है। और उनके पश्चात उदयीन आते हैं जो उदयीन अपने ही पिता की हत्या करके फिर ये राजगद्दी पे बैठते हैं। और उदयीन के पश्चात नागदशक जो अंतिम शासक होते हैं हर्यक वंश के अंतर्गत। अब ये दोनों जो अपने ही पिता की हत्या करके राजगद्दी को पे बैठते हैं, इसी कारण इसका नाम रखा गया है पितृहंता वंश। ठीक है, अब देखते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार कैसे कार्य करता है, क्या इनके बारे में रहा है जीवनी देखते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं बिंबिसार। बिंबिसार की राजधानी जो रखते हैं, हर्यक वंश की राजधानी जो होती है राजगृह होती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवक को यही भेजते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था, ध्यान में रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कार्य क्षेत्र के बारे में। ये कुशल प्रशासनिक व्यवस्थापक और विदेश नीति इनकी काफी अच्छी होती है। अंग राज्य को हराकर मगध में इन्होंने मिलाया था। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक है, अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा है बिंबिसार ने। वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण, अपने वैवाहिक संबंधों से अपने ही वंश की इन्होंने वंश को आगे बढ़ाया और अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। वैशाली के चेटक पुत्री चिल्लना से विवाह किया। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। और अंत में बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु करते हैं और फिर अजातशत्रु अगले शासक हो जाते हैं हर्यक वंश के अंतर्गत। तो अजातशत्रु को कुशिक भी कहा जाता है।
पिता बिंबिसार की हत्या 493 बीसी में करते हैं और मगध के अगले शासक बन जाते हैं। प्रारंभ में जैन को अपनाते हैं, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। कहाँ पे? राजगृह में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रथम बौद्ध संगति के, महाकश्यप होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। अब इनके जो पुत्र होते हैं उदयन, उदयन ने 461 बीसी में अपने ही पिता की हत्या करते हैं और फिर उसके बाद ये राजगद्दी पे बैठते हैं। अगले शासक होते हैं उदयन, मतलब अजातशत्रु की हत्या करके उदयन राजगद्दी संभालते हैं। तो इस प्रकार इस वंश का नाम पितृहंता कर दिया जाता है। अपने ही पिता की हत्या करने के पश्चात राजगद्दी को संभालने वाले यहाँ के शासक होते हैं। तो उदयन 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। पाटली ग्राम की स्थापना किया। जैन धर्म का ये अनुयायी थे। अंतिम शासक जो होता है उदयन का पुत्र नागदशक होता है। इसी नागदशक की हत्या करके नागवंश की स्थापना होती है। शिशुनाग जो होता है नागदशक का अमात्य हुआ करता है और वही अमात्य शिशुनाग नागदशक की हत्या करता है शिशुनाग, और फिर वो राजगद्दी पे बैठता है और नागवंश की स्थापना करता है मगध साम्राज्य के अंतर्गत। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत नागवंश को हम देखेंगे, ये वैशाली को राजधानी बनाते हैं। अब तक राजगृह राजधानी हुआ करती है मगध साम्राज्य की, अब नागवंश के अंतर्गत वैशाली हो जाती है राजधानी। इसी वंश के शासक होते हैं कालाशोक, और कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। अंतिम शासक होते हैं नंदीवर्धन, नागवंश के अंतिम शासक होते हैं नंदीवर्धन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो होता है वो वैशाली में होता है। अध्यक्ष होते हैं सुबाकामी, सुबाकामी या सबाकामी ऐसा लिखा जाता है, याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में, नागवंश के समय हुआ। ठीक है, मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा वंश चल रहा था? नागवंश, और नागवंश के अंतर्गत ही कालाशोक आते हैं। और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति होती है। अध्यक्ष होते हैं सबाकामी और वैशाली होती है। वैशाली नागवंश में पहली बार राजधानी बनाई जाती है, यहीं पे द्वितीय बौद्ध संगति होती है। अंतिम शासक नागवंश के नंदीवर्धन होते हैं। नंदीवर्धन के बाद महापद्मनंद उन्हें हटा करके नंद वंश की स्थापना करते हैं। संस्थापक होते हैं महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद संस्थापक होते हैं नंद वंश के। तो अगले जो मगध साम्राज्य के अगले जो वंश हैं, अगली डायनेस्टी है नंद डायनेस्टी है, और महापद्मनंद संस्थापक होते हैं उग्रसेन। एक छत्र पुराण के रूप में एक राट पुराण है और ये पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है। एक छत्र एक पुराण है, एक राट ये पुराण के अंतर्गत ये जो सारी व्याख्या है नंद वंश के बारे में लिखी गई है। उग्रसेन के अंतर्गत, एक छत्र पुराण के अंतर्गत और एक राट पुराण के अंतर्गत महापद्मनंद के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। ये उग्रसेन पाली ग्रंथ है, इसके अंतर्गत भी महापद्मनंद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये नंद वंश के संस्थापक थे। तो अंतिम शासक जो है घनानंद है, अंतिम शासक घनानंद है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद होते हैं और ये सिकंदर के समकालीन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर के समकालीन कौन से शासक होते हैं। तो सिकंदर के समकालीन घनानंद होते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना करी। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना करी। यही घनानंद है जो अपने यहाँ जो गुरु हुआ करते थे चाणक्य, उनको निकाला, और जब वो बाहर निकले तो चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के पश्चात उन्हें बहुत सारा आइडिया, क्योंकि घनानंद के शासन के बारे में, पूरी व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी थी, और वो मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के इसे पराजित कर देते हैं और फिर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार मौर्य वंश की नींव रखी जाती है, मौर्य वंश स्टार्ट होता है। तो मौर्य वंश के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो बहुत ही संपूर्ण रूप से तैयार की हुई रहेगी आपके लिए। पूरा फैक्चुअल डाटा उसमें रहेगा मौर्य वंश से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ जो चैप्टर हैं आपके एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपके हड़प्पा संस्कृति से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, जैन धर्म से भी क्वेश्चन होते हैं। अब आपके मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश से भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सारे जो चैप्टर हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। जितने भी फैक्ट्स हैं गुप्त काल वगैरह, इनसे भी कभी कभी आता है, तो आपको ध्यान में सब कुछ रखना है और बहुत ही डीप से पढ़ना है। बहुत ऊपर ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो थोड़ा सा डेप्थ में जा कर के स्टोरी को समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें और जितना अधिक हो सके प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करें। प्रैक्टिस करते चलें, टाइम बहुत कम है और आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक के काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई गई? किस शासक के काल में मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्रा बनी? तो इसके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और उदयन। तो आपने देखा था कि बिंबिसार के समय भी जो राजधानी थी राजगृह थी, अजातशत्रु के शासनकाल में भी राजगृह थी, शिशुनाग के शासनकाल में वैशाली थी और उदयन के शासनकाल में पाटलिपुत्रा राजधानी हो जाती है। ठीक है, उदयन के शासनकाल में पाटलिपुत्रा राजधानी होती है। तो अब ये आंसर होगा डी। नंद वंश के अंत के बाद मगध का शासन किस वंश के हाथों में गया? ठीक है, नंद वंश के बाद किस वंश के हाथों में शासन गया, मगध का शासन? तो ए होता है मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। तो आपने पढ़ा सातवाहन वंश नहीं होगा, शुंग वंश भी नहीं, गुप्त वंश भी नहीं, तो आंसर क्या होगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश जो अंतिम शासन है मगध साम्राज्य के अंतर्गत, उनके बारे में हम जानेंगे। मौर्य वंश के हाथों में आ जाता है नंद वंश के पश्चात। महाजनपद काल में मगध के राजा बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? महाजनपद काल में मगध के राजा बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। बताइए, महाजनपद काल में मगध के राजा बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना करी थी? तो हर्यक वंश की स्थापना करी थी, जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम वंश के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन मगध के शिशुनाग वंश का संस्थापक था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था ए नंद, अजातशत्रु, शिशुनाग, धनानंद। अब यहाँ पे आप देखें, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? सी शिशुनाग। इसका आंसर होगा शिशुनाग। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत।
ध्यान में रखना है। अब आते हैं मेंस के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मगध साम्राज्य के से रिलेटेड। तो मगध साम्राज्य के उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न है बिंबिसार और अजातशत्रु की प्रशासनिक एवं सैन्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है मौर्य वंश के शासनकाल में मगध की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है मगध साम्राज्य के विभिन्न वंशों हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश की तुलना कीजिए। तो इस प्रकार से आपको मेंस के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब एग्जाम खत्म हो जाए पीटी का एग्जाम, तो आप शुरू कर दें तैयारी लिखने की। जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत होगी, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, हम मानते हैं कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।